मेरे समुदाय के लोग भी इस फैसले से नाराज हो गए, लेकिन मुझे उसके बारे में या तो जनता क्या सोचती है उसके बारे में नहीं सोचना है। मुझे ये देखना है कि कानून क्या कहती है या तो संविधान की फिलॉसफी क्या कहता है और उसके लिए क्या जरूरी है, उस पर हमें ध्यान देना। ये कथन वर्तमान CJI BR गवई जी के हैं और जो ये बात गोवा के बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में उन्होंने कहा। आखिरकार उन्हें ये बात कहना क्यों पड़ा और किस संदर्भ में उन्होंने कहा था, तो ये उस फैसले के बारे में कह रहे थे कि जो उन्होंने अगस्त 2024 में क्रीमी लेयर और शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को सब कैटेगराइजेशन के संदर्भ में 7 जज में से 6 जज ने एक मत होकर ये फैसला सुनाया था कि राज्य को अधिकार होगा कि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण को सब कैटेगराइज भी कर सकते हैं जहां पर, और वो भी जो उचित रहे और वो भी एक साइंटिफिक तरीके से। तो इसी फैसले का उस समय भी बहुत जोर से विरोध हुआ था और प्रतिकार देखा गया था, खासकर शेड्यूल कास्ट के जो अग्रणीय लोग हैं उनके द्वारा, क्योंकि उन्होंने ये तुक दिया कि ये हो गया शेड्यूल कास्ट की एकता को तोड़ने की बात। जबकि BR गवई का तर्क है कि ये संविधानवाद और आरक्षण के जो मूल सिद्धांत है उसको फुलफिल करने के लिए अभी वर्तमान में वो जरूरत बन चुका है। तो ये दोनों के बीच में हम और लोगों को भी समीक्षा करना चाहिए कि कौन कितना सही है। तो यदि जस्टिस BR गवई की बात यदि करते हैं तो उनका कहना काफी हद तक ठीक है, क्योंकि वो कई बार इस फेमस कथन को दोहरा चुके हैं कि जो काफी संपन्न परिवार हैं, या तो उदाहरण के तौर पर वो बोले कि जो बम्बई जैसे शहर में रहकर जिसके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसकी तुलना और शेड्यूल कास्ट से है, और उसकी तुलना यदि किसी ग्रामीण सरकारी प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय या तो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसके बच्चों से किया जाए, दोनों के साथ वही आरक्षण की व्यवस्था हो, तो हर हमेशा जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो उन्नत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वही लाभ उठाएंगे आरक्षण का। तो आरक्षण का ये सिद्धांत नहीं है, आरक्षण का ये सिद्धांत है, आरक्षण को लाया ही गया था कि सबों की पार्टिसिपेशन हो इस सरकार में। और सबों का मतलब ये नहीं कि कुछ खास परिवार या कुछ खास वर्ग के संपन्न लोग, बल्कि उन लोगों को भी मौका मिले। और खासकर यदि आप इसको गांधीवाद के तौर से भी यदि देखिएगा या तो अंबेडकरवाद के तौर से भी देखिएगा, तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य होता था कि समाज के जो सबसे किसी भी पंक्ति के सबसे लास्ट व्यक्ति को भी ये लगे कि ये मेरा देश है, उसी के सिद्धांत पर लाया गया था ये आरक्षण। लेकिन यदि अभी आप देखिएगा पिछले वर्षों से दशकों से जो भी आरक्षण का लाभ उठाया जा रहा है, वो जो एक बार उठा लिए हैं उसी के बच्चे फिर से रिपीट करके लाभ उठा रहे हैं। और हम एक वीडियो में इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर यदि देखते हैं कि 100 सीट यदि सरकार निकालती है तो उसमें से 16 सीट या 15 सीट आरक्षित रहेगा शेड्यूल कास्ट के लिए, और 16 सीट में वो लोग भी फॉर्म भरेंगे और वो लोग भी उसमें प्रतियोगी होंगे जो मेट्रो सिटी में भी पढ़ रहे हैं, और उसी में पार्टिसिपेट करेंगे जो ग्रामीण एरिया से सुविधा विहीनता की तंगी को झेलते हुए भी पढ़ रहे हैं, वो भी उसी में प्रतियोगी बनेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 1-2 बार उस प्रयास को करने के बाद गरीब परिवार से जो आएंगे वो थक हार कर काम करने के लिए बाहर चले जाएंगे या तो किसी दूसरे काम में लग जाएंगे। लेकिन उसी स्थान पर 5, 6, 10 बार भी फेल होने के बावजूद भी जो संपन्न परिवार से रहेंगे वो उसमें लगातार प्रयास करेंगे, क्योंकि उसके पीछे बैकअप रहता है उसके पिताजी का, उसके पैतृक संपत्ति का। तो वो उसको लगातार अनवरत रूप से देते रहेंगे और वो अंततः सफल हो जाते हैं। फिर जब एक बार सफल हो जाते हैं तो उसके बाद समाज ये नहीं देखता है कि क्या परिस्थितियां पीछे रही, वो देखता है बस सफल कौन हुए और उसके पीछे के सारे कारण को भूल जाते हैं। और इसी प्रक्रिया में बार बार एक ही व्यक्ति
आरक्षण का लाभ उठाते हैं। तो इसलिए ये जरूरी बन गया और यहाँ पर एकदम सही है जस्टिस BR गवई कि इसको सब कैटेगराइजेशन और प्लस में आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर के जैसा ही कुछ लागू किया जाए। जैसे हम पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि जो व्यक्ति ग्रुप A का नौकरी ले लिया है उसके बच्चे को किसी भी प्रकार के ग्रुप A से ऊपर तो कुछ नहीं होता है, तो किसी भी प्रकार के आरक्षण अब नहीं मिलेगा उसके बच्चे को, ठीक है। दूसरी चीज कि जो B ग्रुप का नौकरी करनी है तो उसको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने के लिए सिर्फ A ग्रुप में आरक्षण मिलेंगे, B C D में उसको आरक्षण कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी तरह से जो C ग्रुप में नौकरी कर लिया है तो उसको उसके बच्चे के लिए आगे B ग्रुप में और A ग्रुप में आरक्षण की सुविधा मिलेगा, C और D में नहीं, या तो उससे नीचे वाले में नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से हम कहे थे कि जो D ग्रुप में नौकरी कर लिया तो उसको उसके बच्चे को ग्रुप D में के नौकरी में उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उसको सीधा C B या तो A ग्रुप में मिलना चाहिए। तो इस तरह से क्रीमी लेयर के जैसा ही कुछ प्रावधान होना चाहिए ताकि आरक्षण उन लोगों के लिए भी सुनिश्चित हो सके जो समाज के सबसे दबे कुचले या पिछड़े हुए रह गए हैं। और दूसरी बात है कि टैलेंट की बात बहुत लोग करते हैं कि टैलेंट कहाँ है। तो टैलेंट ऐसा बात नहीं है कि जैसे, और उसकी चर्चा तो हम कई बार दूसरे वीडियो में भी करेंगे क्योंकि इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ये तथाकथित स्वर्ण वर्ग के बच्चे जो होता है वो कई बार ये तुक देते हैं कि टैलेंट कहाँ है, जो इतना नंबर ला लिया उतना नंबर, उसको उस पर हम आगे वीडियो बनाएंगे। लेकिन टैलेंट उसके बारे में संक्षिप्त हम बता देते हैं कि ये जो प्रतियोगी परीक्षा होता है वो सिर्फ एक माध्यम है कि व्यक्ति को एक ऐसा माध्यम मुहैया कराएं जिसके आधार पर हम कर सकते हैं कि हमने इस आधार पर चुना है और आपको भी इसके बारे में सुनिश्चित कर दिए थे, आप इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन कर लेते तो आपको यहाँ पर इस पद पर नियुक्ति मिल जाएगा। ये मात्र चयन की प्रक्रिया है, ये ऐसा बात नहीं है कि जैसे इसमें जो एक रैंक ला लेगा, जैसे मान लीजिए IAS में टॉप रैंकर हो जाएगा, वो जरूरी नहीं है कि बढ़िया प्रशासक बन जाएगा। और कई बार ऐसा भी देखा गया जिसका एकदम साधारण रैंक था UPSC में, वो बहुत अच्छा प्रशासक बन के उभरे हैं। तो इसलिए प्रशासन व्यवस्था चलाने उसी प्रकार से आप देखिएगा कि जैसे उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी, कोई साइंस के यदि क्षेत्र में उदाहरण लेते हैं तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कोई IIT टॉपर नहीं थे। बात है कि उस प्रक्रिया में कितना लगन लेगा, वो ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए यदि क्रीमी लेयर की बात करेंगे या तो आरक्षण की बात करेंगे, इसमें यदि कहेगा कोई कि इसमें इस तरह से लाने से टैलेंट की कमी होगा, तो ये टैलेंट की कमी वाला बात पूरी तरह से बकवास है, क्योंकि वो जो परीक्षाएं होती है सिर्फ चयन की एक निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए होता है। इसमें प्रशासन शासन चलाने का कोई योग्यता की माने गारंटी नहीं रहता है, उसको अलग से ट्रेनिंग दिया जाता है। जो ट्रेनिंग ले लेता है चाहे तो लास्ट रैंक करके क्यों न रहे, वो भी अच्छा प्रशासक बन के दिखाया है भारत के इतिहास में। तो ये बहुत बात जरूरी है कि इस बात को समझना कि आरक्षण की क्या फिलॉसफी है। तो हम फिर से बोल देते हैं, आरक्षण की फिलॉसफी है कि लोगों की भागीदारी हो। जो पहले जाति व्यवस्था के कारण से मान लिया जाता था कि जैसे मनुस्मृति में या तो जो उसी को फॉलो करते हैं लोग, पहले फॉलो करते थे, तो उसमें माना जाता था कि नहीं, ब्राह्मण शिक्षा देंगे, क्षत्रिय युद्ध करेंगे और बनिया व्यापार करेंगे और शूद्र सबकी सेवा करेंगे, और अछूत जो होते थे जिसको छूने के लायक भी नहीं समझा जाता था तो उसको तो गांव के बाहर रखा जाता था। तो इस व्यवस्था को तोड़ा गया आज़ादी के बाद, और उसमें सुनिश्चित करने के लिए कि ताकि जब भारत आज़ाद हुआ है तो आज़ाद होने का मतलब क्या हुआ कि सबकी भागीदारी सबको लगे। महात्मा गांधी का एक कथन इसमें बहुत सुटेबल लगता है कि ऐसा भारत का निर्माण करना पड़ेगा कि जिसमें हर व्यक्ति सबसे पिछले पंक्ति के सबसे पिछले पायदान पर क्यों ना खड़ा हो, उसे भी लगे कि मैं भी आज़ाद हुआ हूँ और मेरा भी यह देश है। और उस आधार पर आप देखिएगा उसी सिद्धांत के से अलाइन करते हैं, उसी सिद्धांत से
सामंजस्य बैठाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का भी ये आरक्षण का सिद्धांत, कि आरक्षण का सिद्धांत ये सुनिश्चित करते हैं कि जिसे अछूत माना गया, जिसे समाज के मुख्य धारा से दूर रखा गया, लेकिन उसे भी आज़ाद भारत में सरकार और शासन प्रशासन में भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि शेड्यूल कास्ट का एक जो मतलब पूरे जो भी जातियां उसमें आते हैं तो उसका जो लोग लाभ उठा चुके हैं वही बार बार लाभ उठाएं, ऐसा बात नहीं है। उसमें यह सिद्धांत लागू होगा कि हर व्यक्ति को लगे कि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और इसी संदर्भ में B.R. गवई ने अनुच्छेद 14 का उल्लेख किया जिसमें समानता का अधिकार है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 देश के सिद्धांत को शामिल किया है अनुच्छेद 14 में। तो इसकी भी चर्चा करेंगे, उसमें इसकी भी चर्चा हम विस्तार से बाद के वीडियो में करेंगे कि आखिरकार अनुच्छेद 14 क्या है, इसकी पूरे व्यापक चर्चा हम करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर बता देते हैं कि B.R. गवई साहब ने इसी आरक्षण के सब कैटेगराइजेशन को जस्टिफाई करने के लिए अनुच्छेद 14 का सहारा लेते हुए कहे हैं कि इसमें समानता का मतलब ये नहीं है कि सबके साथ समान व्यवहार से पेश आएगी सरकार, बल्कि असमानों के बीच असमान व्यवहार से पेश आते हुए समानता की स्थिति में उसे लाना। तो इसके बारे में हम चर्चा विस्तार से बाद में करेंगे। लेकिन अनुच्छेद 14 में जो लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समता, पहली बात है कि ये कानून के समक्ष, कानून के नज़र में सब समान है। लेकिन दूसरी जैसे फ्रेज देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि कानून के समान संरक्षण, मतलब समान कानून लागू होने के लिए उसे पहले संरक्षण दिया जाएगा तब उस पर लागू किया जाएगा। तो इसी के संदर्भ में कहे हैं और इस अनुच्छेद का प्रॉपर रूप से फॉलो करते हैं ये जो फैसला दिए हैं जस्टिस साहब ने अगस्त 2024 में कि शेड्यूल कास्ट में भी यदि आरक्षण का लाभ निचले तबके तक नहीं पहुंच रहा है तो उसको सब कैटेगराइजेशन किया जाना चाहिए। हाँ, इसके लिए ये बात है कि इसके लिए कमेटी बनेगा, इसके लिए जांच होगा, तब इस पर फैसला लिया जाए ताकि लगे कि जो भी सब कैटेगराइजेशन का जो भी फॉर्मूला अपनाया गया वो साइंटिफिक लगे। तो ये यहाँ तक जानना बहुत जरूरी था हम लोगों को। और इसमें जैसे मान लिया जाए कि कोई जैसे जो ऊंचे मैंने स्टेटस प्राप्त कर लिए हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, तो वो इसका जाहिर विरोध करेंगे और उसका आवाज जल्दी पहुंच रहा है जस्टिस B.R. गवई के आसपास, इसीलिए वो उनके पास ये आवाज पहुंचा कि इसका विरोध हो रहा है। लेकिन ऐसा विरोध नहीं है, एक व्यापक जनसंख्या है जो इससे बहुत वंचित है, जो आरक्षण का लाभ नगण्य है, जिसके पूरे माने तबके में या तो पूरे फैमिली में कोई एक भी व्यक्ति नहीं जिसे आरक्षण का लाभ जो उठा पाया है, तो वो उसकी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है और वो एक समर्थक है, ठीक है। और इसकी स्वागत किया जाना चाहिए कि इसकी फॉर्मूला हम ये नहीं कह रहे कि केवल जस्ट नेता का आलस होगा कि वो जस्ट जिस तरह से क्रीमी लेयर ओबीसी में लागू किया तो उसी तरह से लागू कर देंगे शेड्यूल कास्ट में भी, वो नहीं। जज ने बोला है क्या, पूरे जज ने बोला है कि क्रीमी लेयर के जैसा ही, तो उसके जैसा ही उससे उचित चीज लागू होना चाहिए। केवल माने पैसा से उसको नहीं मापा जा सके बल्कि पद से भी मापा जाना चाहिए कि जिसके घर में ले लिया है वो नहीं लेना चाहिए या तो उसके बच्चे नहीं लेना चाहिए। इस तरह से कुछ फॉर्मूला आना चाहिए और ये स्वागत योग्य है, ठीक है। धन्यवाद।